हाँ जी, हम डिस्कस कर रहे थे। हम डिस्कस कर रहे थे हम डिस्कस कर रहे थे हम डिस्कस कर रहे बजट। और बजट को डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं इसके जो इसके बजट्स के पार्ट्स होते हैं। ठीक हो गया। बजट्स का पहला पार्ट होता है रेवेन्यू बजट। ये इसको नॉन डेवलपमेंट बजट भी कहते हैं। इसको रेवेन्यू सेगमेंट भी कहते हैं। इसमें रेवेन्यू इसमें बजट्स के दो पार्ट्स होंगे। एक को रेसिप्ट्स कहेंगे, एक को एक्सपेंडिचर कहेंगे। रेसिप्ट्स में जो रेवेन्यू रेसिप्ट्स के अंदर आएंगी वो इनकम्स हैं जो हमारी टैक्स से इकट्ठी होती हैं। उसमें टैक्स और नॉन टैक्स सोर्स दोनों रहते हैं। टैक्स में फिर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। और जो नॉन टैक्स सोर्स हैं उसमें फीस है, फाइन है, और जो गवर्नमेंट की जो अदर सर्विसेज की चार्जेस ईटीसी होते हैं वो शामिल होते हैं। कैपिटल बजट, इसमें हम बोरोइंग करते हैं। उसमें इंटरनल सोर्स भी होता है, एक्सटर्नल भी होते हैं। या जो प्राइवेटाइजेशन करने से जो हमें एसेट्स जो इनकम हासिल होती है वो सारी इसमें कैपिटल बजट के अंदर आती है, और ये डेवलपमेंट के एक्सपेंडिचर होते हैं। अब इन चीज़ों को जहन में रखते हुए हम बजट को इजीली पढ़ सकते हैं। अच्छा, फिस्कल इंडिकेटर एंड गवर्नमेंट रेवेन्यू। जो फिस्कल डेफिसिट था ये भी मैंने 2.6% ऑफ जीडीपी है। जो प्राइमरी सरप्लस है इसका भी मैंने अभी बताया आपको। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? जो फर्स्ट सेगमेंट था हमारा, उसमें हमने जो जो टैक्स सोर्स और नॉन टैक्स सोर्स से जितनी इनकम जनरेट किया और जो हमारे एक्सपेंडिचर है सिर्फ उनका हमने डिफरेंस लेना है, यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स और जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, तो उसको हम रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। ठीक हो गया। और ये जीडीपी है, ये पहले बात हो चुकी है हमारी। और जो भी हमने जीडीपी टू, ये जिस तरह डेफिसिट जीडीपी टू टैक्स निकाला है, तो जितना डेफिसिट आता चला जाएगा उनको हम जीडीपी के ऊपर डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो ये वैल्यूज हमारे पास एग्जैक्ट आ जाएंगी। टोटल एक्सपेंस, ये प्रीवियस बजट्स की इसमें वैल्यूज दी गई हैं। और ये टोटल एक्सपेंडिचर, ये थे करंट एक्सपेंडिचर। करंट एक्सपेंडिचर से मुराद नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, करंट एक्सपेंडिचर को हम नॉन डेवलपमेंट डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर भी कहते हैं, जो कि रेवेन्यू रिसिप्ट से जो इनकम हासिल होती है वो हम इधर खर्च कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। ये प्रीवियस ईयर्स की हैं वैल्यूज, ये करंट ईयर्स की है। ये सारा बजट मैंने लिखा हुआ है। सबसे पहले हमने जो रेवेन्यू रिसिप्ट थी उसको डिस्कस करते हैं। ये जो दो सोर्स हैं हमारे, ये वाले, तो इट्स कॉल्ड रेवेन्यू रेसिप्ट्स। तो इसमें टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम एफबीआर, इसमें सब टैक्स ही आ जाएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये हमने 14,131 बिलियंस हमने कलेक्ट की। और जो नॉन टैक्स रेवेन्यू से आए 5,147, इन दोनों को हमने जमा किया, तो ये ग्रॉस रेवेन्यू रिसिप्ट्स हो गई। तो अब ये जो रिसिप्ट्स हुई हैं इसमें इसको हमने प्रोविंस के अंदर भी डिवाइड करना होता है। ठीक हो गया। तो प्रोविंस जो हमने दिए वो 8,206 बिलियन रुपीस थे। जो नेट रिसिप्ट्स रह गई वो ये आ गई हमारे पास। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं फॉर डेवलपमेंट, ये वो सारा रेवेन्यू है, ये 2 से 5 तक। ठीक हो गया। इसमें नॉन बैंकिंग रेवेन्यू है और बैंकिंग रेवेन्यू या बैंकिंग बोरोइंग है, ये डोमेस्टिक होती है। नॉन बैंकिंग और बैंकिंग। नेट एक्सटर्नल डेट जो हमने बाहर से हासिल किया है, तो ये सारी की सारी जो फिगर्स लिखी हुई हैं, 106 बिलियन रुपीज, 87 प्रीवेटाइजेशन प्रोसीड्स में से हमें हासिल हुए, ये सब के सब ओरिजिनल वैल्यूज हैं। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ जो फाइनेंस की वेबसाइट है उधर से मैंने ली है। नई स्लाइड नजर नहीं आ रही आपको? हाँ जी, अब बताएं, आ रही है अब?
हाँ जी बताएं, जल्दी आ रही है या नहीं आ रही? आ रही है। ठीक हो गया। अच्छा, इससे पीछे वैसे मैंने सिर्फ और सिर्फ बताया ये था, ये हमारे पास सेगमेंट्स हैं। डिफरेंट बजट, रेवेन्यू, बजट, कैपिटल, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। फिजिकल इंडिकेटर में फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी सरप्लस, इसकी डेफिनेशन वगैरह मैं प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें बता चुका हूँ। ये टोटल एक्सपेंडिचर, करंट एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, प्रीवियस बजट के, ये वो वैल्यूज लिखी हुई हैं। करंट बजट है हमारे पास। तो ये टैक्स रेवेन्यू हमने जो इकट्ठा किया है एफबीआर ने, वो 14,131 बिलियन रुपीस को इकट्ठा किया। नॉन टैक्स रेवेन्यू हमारे पास ये आया 19,278, ये टोटल रेवेन्यू आ गया था। इसमें से हमने 8,206 शेयर जो निकाला है वो प्रोविंस का निकाल दिया। ठीक हो गया, जो उनमें डिवाइड होगा। ये हमारी नेट रिसिप्ट हुई, और ये सारे की सारी हमारी बोरिंग है। ठीक है, 3 नंबर पर एक्सटर्नल बोरिंग है जो हम बाहर से लेंगे, और 2 और 4 पर जो बोरिंग है वो डोमेस्टिक है, बैंकिंग और नॉन बैंकिंग बोरिंग है। 5 पर प्राइवेटाइजेशन से जो रेवेन्यू हासिल होगा। तो अब ये जो नेट रिसिप्ट थी इनको, और ये 235, ये 65,1 रुपये इनको जमा करेंगे, तो ये हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ गया। अब इनको एक्सपेंडिचर कहाँ करना है? जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है हमारे, वो यहाँ कहाँ लिखे हैं, लिखना भूल गया शायद। नहीं, ये लिखे हुए हैं। ये हमारे नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है 16,286, यानी कि जितना ये 17,573 का बजट है, इसमें से 16,286 हमारे नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, जिसमें से तकरीबन ये 8,207, तो 0.7% तो हमारा इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता है। फिर इतना बहुत बड़ा हिस्सा, 1,055 बिलियन रुपीस पेंशन में जाएगा। 25,050 रुपये हमने डिफेंस के लिए रखे हुए हैं। ये सब्सिडी, रनिंग इन गवर्नमेंट एक्सपेंस, ये सब के सब क्या है, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। तो इनको हम याद रख लेंगे, इनकी फिगर्स को याद रख लेंगे, और ये देख लेंगे कि जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है उसमें कौन कौन सी वैल्यूज शामिल है। अच्छा, फिर आ जाता है फेडरल PSDB, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए हमने 1 ट्रिलियन रुपीज या 1,000 बिलियन रुपीज रखे हैं। ठीक हो गया। तो ये दोनों साइड्स हम आप देख सकते हैं, ये इक्वल है। अगर ये जो रेवेन्यू है, ये वाला रेवेन्यू, और ये हमारे एक्सपेंस है, रेवेन्यू में से एक्सपेंस निकाले तो डेफिसिट आ जाता है। जो डेफिसिट आएगा वो ये डेफिसिट ही आएगा, 6501 रुपये। इसको आप जीडीपी डिवाइड करेंगे तो हमारा डेफिसिट टू जीडीपी रेशियो आ जाएगा। अच्छा, अब वो कहता है कि फिजिकल डेफिसिट एंड फाइनेंसिंग ऑफ बजट, जो हमारा डेफिसिट हुआ, यानी कि हमने जो फेडरल के पास रेवेन्यू है 11,072 रुपया है, पर टोटल एक्सपेंस ये है। अब ये 6501 रुपया जो डेफिसिट है, ये कहाँ से पूरा होगा? तो ये हम एक्सटर्नल नेट एक्सटर्नल फाइनेंसिंग करेंगे और डोमेस्टिक फाइनेंसिंग करेंगे। जो डोमेस्टिक होगी वो नॉन बैंकिंग और बैंकिंग बोरोइंग होंगी। ठीक हो गया। उसमें ये नेशनल स्कीम है, जीपी फंड्स है, डिपॉजिट एंड रिजर्व है, ये हमारी है 63,609। और मल्टी लेटरल एंड बायलैटरल सोर्स से हम, जो ऑर्गेनाइजेशन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, या मुख्तलिफ हमारे इदारे हैं, उनसे हम ये रेवेन्यूज़ को जनरेट करेंगे, बोरिंग करेंगे उसमें से। कमर्शियल एंड यूरो बॉन्ड्स जो हमने पहले उधार लिए हुए हैं, कुछ उसमें उनमें से बहुत बड़ी अमाउंट चली जाएगी, उन्हीं इदारों से हमने पहले लिए हुए हैं, -355। ये सिर्फ और सिर्फ जो नेक्स्ट एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है वो 106 होगी, वो ये 106 यहाँ भी ये लिखी हुई है, ये देखें पिछले में 106। और फिर हम में से, हम जो प्राइवेटाइजेशन से 87, ये पिछले स्लाइड में भी हमने ये 87 को डिस्कस किया, ये आ जाएंगी। तो जो हमारा डेफिसिट था वो हमने सारे का सारा हमने कवर किया बोरोइंग से। ठीक हो गया, प्राइवेटाइजेशन से। वो ये बजट में, अगर आप ये वाला पार्ट देखें, ये वाला पार्ट नीचे वाला, ये जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, तो ये एग्जैक्ट इसी के इक्वल है जो मैंने फाइनेंसिंग की है। ठीक हो गया। जो जितना डेफिसिट था वो सारे का सारा हमने फाइनेंसिंग के जरिए, एक्सटर्नल और इंटरनल के जरिए हमने उसको पूरा कर लिया। समरी ऑफ इम्पोर्टेंट फिगर इसमें क्या है, एफबीआर रेसिप्ट्स, जो हमने एफबीआर की रेसिप्ट्स हैं, ये सबसे ऊपर ये लिखी हुई है। ये एफबीआर ने इतना हमें कलेक्ट करके दिया है। नॉन टैक्स रेवेन्यू से नीचे लिखा हुआ था, ग्रॉस रेवेन्यू हमारे पास ये आ गया था, इन दोनों को जमा किया। जो सूबों को हिस्सा चला गया सूबों का, वो ये है 8,206। अच्छा जी, अब 19,278 में से अगर 8,206 निकाल दें तो 110,772, ये नेट रेवेन्यू फेडरल गवर्नमेंट के लिए आ गया, ये उसके बजट आ गया, जितने उसने एक्सपेंस किया डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट के ऊपर।
डेवलपमेंट इसमें से रेवेन्यू में से अगर ये एक्सपेंस को निकाल दिया जाए तो हमारे पास ये डेफिसिट आ जाता है। डेफिसिट को हमने कैसे कवर किया वो अभी मैंने आपको बताया है। प्रोविंशियल सरप्लस है 14,664 बिलियन रुपीज है। ओवरऑल डेफिसिट ये आया 5,037। जब हमने इसको जीडीपी के ऊपर डिवाइड किया, ये थोड़ा थोड़ा ना मैंने आपको पहले बताया था, ये फिगर्स में फर्क आ सकता है, ठीक हो गया। ओवरऑल फिजिकल डीजीबी डेफिसिट ये है हमारा 3.9%। प्राइमरी सरप्लस ये है, प्राइमरी सरप्लस की भी डेफिनेशन बताइए, और इसको अगर जीडीपी के ऊपर डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यूज आ जाएंगी। अच्छा, अब ये थोड़ा बहुत वैल्यूज में आपको फर्क नजर आ रहा होगा, आपको नजर आ रहा होगा। पहले मैंने जीडीपी 14,000 14,000 समथिंग ली थी, तो यहाँ पर नॉमिनल जीडीपी इस कैलकुलेशन के अंदर जो बजट वाली कैलकुलेशन है उसमें थोड़ी जीडीपी की फिगर को चेंज किया हुआ है। तो ये 1 2 इसके जो डिजिट्स हैं ना वो आपको कहीं ना कहीं चेंज मिलेंगे, पर जब आप वैल्यूज को देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये वैल्यूज इसी राउंड फिगर्स के अगेंस्ट मूव हो रही हैं। अच्छा, अब जो प्रिंस शेयर देती जो फेडरल गवर्नमेंट में हमने देखा 8,206 बिलियन रुपीस प्रोविंस को गए। तो वो प्रिंसिपल को क्यों जाते हैं? क्योंकि उन्होंने भी अपना शेयर बनाना है, और ये किसके तहत होता है कि डिसेंट्रलाइज करना होता है जो भी रेवेन्यू हो। आर्टिकल 160 के तहत ही होता है। ये भी आपका एमसीक्यूज आ सकता है। जो फेडरल गवर्नमेंट है वो प्रिंसेस गवर्नमेंट को उनका हिस्सा देगी, और हर साल बाद इसको डिस्कशन होनी चाहिए कि किस सूबे को कितना हिस्सा मिलेगा। पर यहाँ पर इसमें प्रॉब्लम ही रहा है पाकिस्तान में हमेशा, एनएफसी मीटिंग्स में ये काफ़ी काफ़ी अरसे बाद होती है। अब ये सेवन्थ जो एनएफसी मीटिंग हुई उसके तहत हम शेयर्स डिवाइड कर रहे हैं सूबों में। तो पर्पस ऑफ एनएफसी क्या होता है? वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंसेस, यानी कि फेडरल में और प्रोविंस के अंदर जो रेवेन्यू का गैप होता है उसको कम करना। रिड्यूस हॉरिजेंटल फिस्कल इम्बैलेंस। हॉरिजेंटल फिस्कल इम्बैलेंस क्या होता है? सूबों के दरमियान जो इनइक्वलिटीज है उसको खत्म करना। इंश्योर प्रोविंस हैव एडुकेट फंड टू मीट एक्सपेंडिचर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सूबों को खुद मुख्तारी मिली है इसमें से। जो ये सातवां जिसके तहत अभी तक प्रोविंस को जो शेयर मिल रहा है वो सेवन्थ एनएफसी अवार्ड के जरिए मिल रहा है। प्रोविंस को जो टोटल रेवेन्यू है उसका 57.5% जाएगा, ठीक हो गया। ये एक लिंक्ड किससे? 18 अमेंडमेंट हुई थी, और इसका असल काम क्या था? मेजर काम था डिसेंट्रलाइजेशन करना, यानी कि इख्तियारात फेडरल से सूबों तक मुंतकिल करना। अच्छा जी, अब ये जो इसके अंदर क्राइटेरिया है कि हर सूबे को कितना हिस्सा मिलेगा एनएफसी से, वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है पॉपुलेशन पे। पंजाब को सबसे ज़्यादा हिस्सा मिलता है, इट मीन्स पंजाब की पॉपुलेशन क्या है? ज़्यादा है। पॉवर्टी एंड बैकवर्डनेस के इन्होंने 10.3% मार्क्स दिए हुए हैं। जिस तरह के बलूचिस्तान है उसको इस पोर्शन से एज मिलता है क्योंकि वहाँ पर पॉवर्टी। रेवेन्यू जनरेशन, जो जितना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देगा उसको 5% मोर कंसिडर किया जाएगा। जिस तरह के सिंध में कराची है, कराची के अंदर बिजनेस ज़्यादा है तो वहाँ से रेवेन्यू जनरेशन ज़्यादा होती है, तो इस वजह से उनको यहाँ से थोड़ा बेनिफिट्स मिल जाता है। इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी का 2.7% है, यानी कि जैसे बलूचिस्तान है कि एरिया बहुत बड़ा है पर वहाँ पर पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, तो उसको इस चीज़ का डिसएडवांटेज होगा। ईच प्रोविंस शेयर इन एनएफसी सेवन्थ एनएफसी अवार्ड है जिसके तहत सूबों को हिस्सा मिलता है। वो मिलता कितना है? 57% मिलना चाहिए। पंजाब को 51.7% मिलता है, जो प्रोविंस के उन्होंने अलग से 8,000 बिलियन रुपीस रखे हुए थे, उसका जो तकरीबन 50% है वो पंजाब को चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आधा पाकिस्तान रहता है, आधे से भी ज़्यादा पाकिस्तान रहता है। सिंध को 24.5% उसकी पॉपुलेशन, और ये जो इंडिकेटर्स हैं फोर इनकी बेस पर ये कैलकुलेशन हुई। खैबर पख्तूनख्वा को 14.6% शेयर मिलता है, और बलूचिस्तान को 9.09 मिलता है क्योंकि वहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है, और उनका जो कंट्रीब्यूशन है टैक्सेस के अंदर वो भी जाहिर सी बात है कंपैरेटिवली कम हो। अच्छा, अब इसके जो अगर हम एमसीक्यूज इसमें से क्रिएट करें तो एनएफसी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर है आर्टिकल 160, ये आ जाएगा। पहला एनएफसी 1951 में बनाया गया, इसको बनना तो हर 5 साल बाद चाहिए, पर हमारे यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से वो 5 साल बाद, क्योंकि हुकूमत सम टाइम नहीं होती, तो इस वजह से फिर जो पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज
वो आपस में उनको मिल बैठने का मौका कम ही मिलता है, तो इस वजह से ये हमारा हर 5 साल बाद एनएफसी नहीं बन सका। एनएफसी डील विद वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फिस्कल इम्बैलेंसेस। तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि फेडरल का और प्रोविंस के दरमियान जो गैप है उसको कम करना, और बिटवीन द प्रोविंसेस जो गैप को हम डिक्रीज करते हैं तो वो हॉरिजेंटल होती है। 18 अमेंडमेंट होने के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन की 18वीं अमेंडमेंट आई, जिसमें सूबाई खुद मुख्तियारी दी गई और सूबों को राइट्स दिए गए, तो ये 18 अमेंडमेंट में हुआ था सूबाई खुद मुख्तियारी वाला फैसला। रिसेंट डिबेट्स ऑन फेडरल फिस्कल प्रेशर वर्सेस प्रोविंशियल, जो अब रिसेंटली कोई नया एनएफसी सुना है बनने जा रहा है, जिसमें जो ये पुराना क्राइटेरिया है इसको वो चेंज करेंगे। और ये जी हमारा आज का जो काम था वो एंड हो गया। और ये बहुत इम्पोर्टेंट आज का टॉपिक था, तो इसको ज़रूर कीजिएगा, इन चीज़ों को नोट कर लीजिएगा यहाँ से। और ये मैंने किया कहाँ से है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट से मोस्टली मैंने डाटा लिया है।